हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर 2025 से शुरू होने की कंफर्म संभावना है। और दोस्तों, जिसके सिलेबस में मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और क्या आता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस और जीके और जीएस आते हैं। मैथ आता है 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मैथ के। रीजनिंग के आते हैं 30 क्वेश्चन। साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के आते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ साइंस स्पेशल सीरीज। साइंस स्पेशल सीरीज जो आपकी एग्जाम तक ही चलने वाली है। साइंस स्पेशल सीरीज में 25 में से 25 नंबर दिलाने की गारंटी दोस्तों मैं आपको दिलाता हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको विद न्यूमेरिकल आपको सभी कुछ कराने वाला हूं। विद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सहित मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ये कहता है साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं, क्योंकि क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताता हुआ चलूंगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। यह गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं। इन्हें मृदु जल की आवश्यकता होती है या ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। आपको पता होगा दोस्तों कि जल भी 3 तरह का होता है। जल, अगर मैं कहूँ जल जल 3 प्रकार का होता है आपका। एक होता है कठोर जल, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल और एक होता है भारी जल। भारी भारी जल का आपको पता होगा। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। अब कठोर जल और भारी मृदु जल क्या होता है? कठोर जल का आपको पता होगा। कठोर जल भी 2 तरीके का होता है। एक होता है स्थायी कठोर और एक होता है अस्थायी कठोर। आपको दोनों ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, स्थायी कठोर वे होते हैं जिनमें जिनमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, उन्हें स्थायी कठोर बोलते हैं। और अस्थायी कठोर वे होते हैं जिनमें सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये पाए जाते हैं, तो वे अस्थायी कठोर होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वो क्वेश्चन बनता है कि स्थायी कठोर जल को किस विधि से साफ किया जाता है? किस विधि के द्वारा साफ किया जाता है? साफ किया जाता है, वो साफ किया जाता है रेजिन विधि के द्वारा। रेजिन विधि के द्वारा साफ किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है आयनिक यौगिक Na2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है दोस्तों। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको इन पर पॉजिटिव और निगेटिव याद रखने होंगे दोस्तों। मैंने आपको इसी चैनल पर पॉजिटिव और निगेटिव याद करने के लिए एक ट्रिक बताई है। वो क्या ट्रिक है? मैंने बताया है आपको आवर्त सारणी के अनुसार। हलीना ने कहा, रूबी सजी फिरे, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए। उसके बाद
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। टी एल लेंगे, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये लेंगे हम यहाँ पर टी एल। क्या लेंगे? टी एल, सॉरी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, टी एल। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद काशी जी, काशी जी सुन पंजाब में। उसके बाद नाना पाटेकर आज सबके बीच में, सबके बीच। फिर उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, या ओस से टीपो, ओस से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद आता है हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इन पर पॉजिटिव और निगेटिव याद करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहली लाइन तो एक पॉजिटिव, पहली लाइन तो एक पॉजिटिव, दूसरी लाइन तो दो पॉजिटिव, तीसरी लाइन तो तीन पॉजिटिव। ठीक है, इधर से लेंगे। ये तो आप सभी को पता होगा कि एक्रिया गैसें होती हैं। ये क्या होती हैं? एक्रिया गैसें होते हैं। इन पर जीरो चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, जीरो आवेश होता है। तो एक निगेटिव, पहली लाइन तो एक निगेटिव, दूसरी लाइन तो दो निगेटिव, तीसरी लाइन तो तीन निगेटिव। लेकिन अब बात करते हैं इसकी, इस पर क्या होता है? ये चार पॉजिटिव या चार निगेटिव आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये आपको याद कराया है कि पहली लाइन तो एक पॉजिटिव, पहली लाइन एक पॉजिटिव, पहली लाइन एक पॉजिटिव, पहली लाइन एक पॉजिटिव, पहली लाइन एक पॉजिटिव, दूसरी लाइन तो दो पॉजिटिव, दूसरी लाइन दो पॉजिटिव, दूसरी लाइन तो दो पॉजिटिव, इन सभी पर दो पॉजिटिव, इन पर तीन, इन पर चार, तीन निगेटिव, दो निगेटिव। तो आपको ये टेबल दोस्तों ध्यान रखनी है। अब ये टेबल आपको ध्यान रखने के साथ साथ अब हम यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? आप ध्यान देंगे दोस्तों, कैसे? मैंने क्वेश्चन में कहा कि Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 देखेंगे कैसे। एक बार हमने लिया Na2, Na पर कितना पॉजिटिव? तो एक पॉजिटिव। अब यहाँ पर दो है तो हम लेंगे, हमें Na2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Na पर एक पॉजिटिव। अब क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम का हमें नहीं पता कितने पॉजिटिव, तो मैंने मान लिया X पॉजिटिव या निगेटिव। ऑक्सीजन पर दो निगेटिव, तो दो निगेटिव लेंगे, बस इसी की मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ देना है। देखेंगे कैसे हम जोड़ते हैं। मैंने Na2 एक पॉजिटिव तो दो ही कम दो, फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस 2x, क्योंकि दो की गुना x में करेंगे तो 2x। उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बराबर किसके? 0। यहाँ पर देखा 14 में से दो गए तो कितना बचेगा? माइनस के 12, तो 2x। ये 12 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6। तो हम कहेंगे x बराबर 6 है। यहाँ पर क्या है? क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या 6 है, 6 है। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी आवर्त सारणी की अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पर मैंने पूरी आवर्त सारणी की वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
3 ये कहता है इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पदार्थ नहीं है। अब ब्लीचिंग पदार्थ आपको पता होगा, ब्लीचिंग पदार्थ का मतलब है जिसमें क्लोरीन आता हो। ब्लीचिंग पदार्थ, ब्लीचिंग पदार्थ, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले मैं लिखता हूं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, या ऐसा लेते हैं कि ब्लीचिंग जो पदार्थ होता है, ब्लीचिंग पदार्थ में क्लोरीन पाया जाता है। जब भी ब्लीचिंग पदार्थ की बात करेगा तो हमेशा क्लोरीन पाया जाएगा, हमेशा क्या पाया जाएगा, क्लोरीन पाया जाएगा। तो क्लोरीन पाया जाने का मतलब है जिस जिसमें क्लोरीन पाया जाएगा उसे हमें छोड़ देना है, वो नहीं लेना है। लेकिन जिसमें नहीं है वही सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि क्लोराइट तो क्लोरीन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसमें भी क्लोरीन है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हमें देखना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को फॉर्मूला लिखते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है। लेकिन लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्लोरीन तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ये एक क्लोरीन युक्त सफेद चूना बनाता है। ये क्या करता है, विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है, विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध, सड़े अंडे जैसी गंध आती है, जैसी गंध आती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है एक बस विराम में चलना शुरू करती है। आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। और एक पहाड़ी पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से, अब बात की है उसने त्वरण की, तो हमें त्वरण दिया है, तो त्वरण कितना दिया है, त्वरण का मतलब होगा ए बराबर हमें दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लुढ़कते हैं। यदि इसका द्रव्यमान 8 टन है, अब इसने द्रव्यमान m बराबर दिया है 8 टन, तो आपको पता होगा 1 टन बराबर किसके होता है, 1 टन इक्वल होता है किसके, 1000 किलो के, 1000 केजी के। तो हमें इसे केजी में बदलना होगा, तो m बराबर होगा 8 गुना 1000, तो हम कहेंगे 8000 केजी। तो 8000 किलोग्राम द्रव्यमान यहाँ से होगा। पूछा है तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या है। अब आपको पता होगा बल F बराबर होता है m। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा। F बराबर m में हमें यही फाइंड करना है। m का मान है 8000 गुना a का मान है 0.5, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस दशमलव से एक जीरो कट जाएगी, 8 पंजे 40, 4000, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुल आवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है हमें 4 नियम दिए हैं, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, पास्कल का नियम और चार्ल्स का नियम। एक अच्छा सवाल है, तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बहुल आवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम। अब कूलाम्ब का नियम क्या कहता है, कूलाम्ब का नियम कहता है कि बल के आवेशों का गुणनफल, ध्यान देंगे, कूलाम्ब का नियम कहता है कि बल
नियम कहता है कि कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच आवेशों का जो गुणनफल है वो उनके बीच की दूरी, या मैं कहूँ तो कि आवेशों का Q1 इंटू Q2, 1 इंटू Q2 वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इनकी दूरी के वर्ग के। इनकी दूरी मैंने माना r है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं पहले का आवेश 1 आवेश 2 व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। या मैं कहूँ तो यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 है आवेश, आवेश Q2 भी क्या है, आवेश, आवेश, और r क्या है, r है दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है फैराडे का नियम। फैराडे साहब क्या कहते हैं कि फैराडे साहब कहते हैं कि जब किसी परिपथ या कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ हम कह सकते हैं फैराडे का नियम कहता है कि जब भी किसी वस्तु में करंट आता है तो वो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ, अब ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, ईएमएफ उत्पन्न होता है, मैं आपको इसे डिटेल में कराऊंगा आगे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल, इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है ये द्रव में काम करता है, ये किस में काम करता है, पास्कल का नियम द्रव पर काम करता है, द्रव पर लगता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि आयतन समानुपाती होता है समय के, आयतन समानुपाती होता है समय के, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का संवेग हल्की वस्तु b के बराबर हो। इसने कहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु a का संवेग हल्की वस्तु b के बराबर है तो क्या होगा। अब भारी वस्तु है a, एक तो है भारी वस्तु a, एक है हल्की वस्तु b, हल्की वस्तु b। अब आपको पता होगा p बराबर p के है, या कहूं तो p1 बराबर p2 के हैं। यहाँ पर ये होता है संवेग। आप सभी को पता होगा कि संवेग बराबर होता है mv, mv तो हम ले सकते हैं mv, यहाँ भी लेंगे mv। अब आपको ध्यान रखना है p बराबर या संवेग बराबर होता है mv। आपको पता होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर संवेग इतना है, हल्की वस्तु इसके बराबर है, तो हमें क्या करना होगा, आप सभी को पता होगा कि संवेग जो है वो समानुपाती होता है किसके, m के। संवेग समानुपाती होता है v के। ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर संवेग बढ़ता है तो m भी बढ़ेगा, और अगर संवेग घटता है तो m भी घटेगा, और अगर संवेग बढ़ता है तो v भी बढ़ेगा, संवेग घटता है तो v भी घटेगा। अब सवाल में कहा है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होगी। अगर यहाँ पर कहा है हल्की वस्तु है, वस्तु हल्की है, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान कम है, हम कहेंगे कि द्रव्यमान कम है। जब द्रव्यमान कम है तो आपको पता होगा कि v व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/m के। अगर द्रव्यमान कम होगा तो v बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो v बढ़ेगा। तो हम देखेंगे b का वेग a से कम है, नहीं, b का वेग a से अधिक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, b का वेग, क्योंकि अगर द्रव्यमान कम है तो वेग बढ़ना तय है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन में, आप सवाल को पढ़िए और बनाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है नीचे दिए गए आरेख में सही लेबलिंग है, तो सही लेबलिंग आपको करनी है।
आप सभी को पता होगा कि ये दी है हमें एक, क्या दी है, ये हमें एक कोशिका दी है। अब कोशिका दी है तो हमें देखना होगा कि ये कोशिका है किसकी। अब दोस्तों आपको पता होगा इसमें दो लेयर तो है नहीं, इसमें डबल लेयर, तो अगर एक लेयर और होती तो हम कहते कि ये प्लांट कोशिका, लेकिन इसमें सिंगल लेयर दी है तो प्लांट कोशिका में ये होती है कोशिका भित्ति। ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। लेकिन अगर डबल लेयर होती तो, डबल लेयर होती तो, इसमें सिंगल लेयर है तो ये सेकंड नंबर की जो होती है ये कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली पहले नंबर पर आएगा, तो कोशिका भित्ति ये आंसर नहीं है, कोशिका भित्ति ये आंसर नहीं है। अब कोशिका में खाली पड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। कोशिका के खाली भाग को, कोशिका के खाली भाग को, खाली भाग को वैक्यूल, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका, वैक्यूल रिक्तिका कहते हैं। अब वैक्यूल रिक्तिका खाली भाग है बी, खाली भाग है बी, यही तो खाली भाग है, तो बी, बी यहाँ पर रिक्तिका, यहाँ पर ये तो कट चुका, लवक है तो इसमें तो बी पर लवक है, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये कहता है जब एक धातु X को नीले थोते के विलयन में रखा जाता है, नीला थोता, अब यहाँ से नीला थोते के विलयन में रखा जाता है तो यह नीले रंग के विलयन को हरे रंग में बदल देता है। धातु X पर धातु Y की लाल भूरी परत बन जाती है। तो धातु X और Y क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नीला थोता। अब नीले थोते की बात आई है तो नीला थोता आपको पता होगा, नीला थोता वो क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, आपको ध्यान रखना है, CuSO4 इंटू 5H2O, इंटू 5H2O, ये होता है नीला थोता। और नीला थोता एक होता है हरा थोता, हरा थोता, और एक होता है सफेद थोता। आपको तीनों ध्यान रखने हैं, सफेद थोता, या आप इन दोनों का मुझे फॉर्मूला कमेंट में बताएंगे दोस्तों, आपको ये बताना है। नीला थोता है CuSO4 इंटू 5H2O। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जब एक नीले थोते के विलयन में रखा जाता है धातु को, तो मैंने कहा अगर मैं लोहे की एक कील ले लेता हूं, मैंने कहा आयरन की एक कील है, इसे मैं नीले थोते में मिलाता हूँ, CuSO4 के साथ क्रिया कराता हूँ, तो ये क्या होगा, SO4 आयरन के साथ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 इंटू इंटू Cu, सॉरी प्लस Cu। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉपर इसने अलग कर दिया, या कहूँ तो तांबा इसने अलग कर दिया, और इसे, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया इसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो विलयन था उसने हरे रंग में बदल देता है, तो हम कहेंगे भाई लोहा कैसा होता है, लोहा, लोहे का रंग होता है ब्राउन, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, लोहा और तांबा, क्योंकि लोहा शुरुआत में था, X लोहे की धातु थी और बाद में वो बदलकर कैसी हो गई, कॉपर हो गई, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, लोहा और तांबा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये कहता है आवर्त 2 से संबंधित एक तत्व, आवर्त 2 से संबंधित एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और मजबूत श्रृंखलन गुण है। अब आवर्त 2, अब दूसरे आवर्त में कौन सा एलिमेंट आता है, आपको ध्यान रखना होगा, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो हम कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक होगा 12, ठीक है। 6 और 2 8, इसका परमाणु क्रमांक होगा 8,
4 और 2 6, इसका परमाणु क्रमांक होगा 6। ये क्या होगा 8 और 2 10 और 4, इसका परमाणु क्रमांक होगा 14। मैं एलिमेंट भी लिख देता हूँ दोस्तों 12। और 12 नंबर पर क्या आता है आपको ध्यान रखना होगा, 12 पर आता है मैग्नीशियम। ये तो है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम। 8 पर क्या आता है, 8 पर आता है दोस्तों ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन। और ये कौन सी है 4 और 2 6, ये है आपका कार्बन। और ये कौन सा है 14, 14 नंबर पर क्या आता है, ये आता है सिलिकॉन, ये आता है सिलिकॉन। तो अब चारों एलिमेंट मैंने लिखे। अब कौन से आवर्त में कौन सा आता है, आपको मैंने बताया है कि मैग्नीशियम, आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम कौन से आवर्त में आता है। मैंने लिखवाया है हलीना, बस आपको एक ही लाइन याद करनी है। हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, रूबी सजी फिरे। ये होगा पहला आवर्त, ये होगा दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। टोटल मैंने बताया है कि 7 आवर्त होते हैं, 7 के 7 आवर्त आपको याद हो गए। और लेकिन इसमें पूछा है सेकंड आवर्त में, अब सेकंड आवर्त में यहाँ आएगा बेरिलियम बेटा मांगे। अब मैग्नीशियम तो तीसरे आवर्त में आया, तो मैग्नीशियम तो आंसर नहीं है, हमसे पूछा है आवर्त 2 में। अब बात करते हैं इधर बेटा मांगे कार सुंदर, यहाँ देखते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। अब उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर, काशी जी सुन पंजाब में। अब आपने ध्यान दिया काशी सेकंड आवर्त में कार्बन आया है, तो कार्बन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ओस से तो ऑक्सीजन भी फर्स्ट आवर्त में सेकंड आवर्त में आता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या आता है, ऑक्सीजन भी सेकंड आवर्त में आता है। लेकिन हमसे पूछा है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और मजबूत श्रृंखलन है, तो मजबूत श्रृंखलन किसका है, इसका भी है। इसका ऑक्सीजन का इतना मजबूत श्रृंखलन नहीं है जितना कि किसका है, वो है आपका कार्बन का, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका श्रृंखलन मजबूत है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नाशय, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको पता होगा जो अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं वे कितने तरीके की होती हैं, वे होती हैं आपकी 4 तरीकों की, 4 तरीकों की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है अल्फा, दूसरी एक होती है बीटा, और तीसरी एक होती है गामा, और चौथी होती है पीपी या एफ कोशिका, या एफ कोशिका। ये 4 कोशिका होती है जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन बनता है किससे, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन बनता है। अगर मैं बात करूं अल्फा कोशिका से, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन बनता है, ग्लूकागोन हार्मोन बनता है, ग्लूकागोन हार्मोन बनता है, ठीक है। और पीपी कोशिकाओं, अगर डेल्टा कोशिकाओं की बात करूं, डेल्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन बनता है, वो यहां से बनता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनता है, स्टेटिन हार्मोन बनता है, स्टेटिन हार्मोन बनता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनता है, आपको ध्यान रखना है। और पीपी कोशिकाओं से क्या बनता है, पीपी कोशिकाओं से, पीपी कोशिकाएं पॉलीपेप्टाइड का स्राव करती है। ये क्या करती हैं, पॉलीपेप्टाइड का स्राव करती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के के द्वारा गुरुत्व, एक लड़के के द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किए गए कार्य की मात्रा कितनी, जिसमें वह 3 किलो वजन, अब वजन कितना है 3 किलो,
वजन कितना है 3 किलो, तो m बराबर आया 3 kg। साइकिल की समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक चलता है, तो कितना चलता है, विस्थापन दिया है दोस्तों, विस्थापन विस्थापन दिया है 10 मीटर। अब g बराबर भी दिया है इसने 9.8 मीटर। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको बताना है कि अगर विस्थापन और बल एक ही दिशा में हो, और बल एक ही दिशा में हो, तो वहां किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा दोस्तों। ये कहता है एक रॉकेट की उड़ान के दौरान किसी समय जमीन के ऊपर रॉकेट की ऊंचाई निर्धारित करने का सूत्र इस प्रकार है। तो उसने सूत्र दिया है कि h बराबर 119t माइनस 7t स्क्वायर सेकंड में है। रॉकेट लॉन्च होने में लिया गया समय जाता है, तो h ऊंचाई है, t जमीन से ऊपर रॉकेट के द्वारा तय की गई दूरी है, t समय में जमीन के ऊपर। जब रॉकेट जमीन से टकराया तो h का मान 0 था। जब रॉकेट जमीन से टकराया तो h का मान 0 था, तो इसने h का मान भी दे दिया 0 था। तो रॉकेट लॉन्च होने में कितने सेकंड बाद जमीन पर गिरा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सवाल में कुछ भी नहीं है, h का मान मैंने 0 पुट किया। यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये 7 से कटता है सारा कुछ, 7 इसे काटेंगे 7t मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो 7t कॉमन आया, यहाँ बचेगा 17 सते 119 माइनस टी, यही तो बचा। ये गुना में इधर भाग में जाएगा, 17 माइनस टी बराबर 0। टी को इधर ले जाओ तो टी बराबर कितना आया, 17 सेकंड। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखने में सवाल अच्छा था दोस्तों, और अच्छा भी है। ऐसा क्वेश्चन इस बार रेलवे ग्रुप डी में देखने को हमें मिल सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को पढ़िएगा। ये कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्र स्टोमेटा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब स्टोमेटा में क्या होता है दोस्तों, वो करते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, स्टोमेटा में होता है। और स्टोमेटा के भी किसमें, जो उनमें छिद्र पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। लगभग कितना, लगभग 80 से 90%, लगभग 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा में होता है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा में होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है एक प्रकाश की किरण एक माध्यम x से दूसरे माध्यम y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम की सतह के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल का सवाल है। हमें कैसे पता चला ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, आपने ध्यान दिया होगा, सवाल को बस आपको पढ़ना है। उसने कहा है एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये है कोई मीडियम। अब ये माध्यम है, एक प्रकाश की किरण x से किसी माध्यम y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। अब जब किसी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, ये क्या है, अभिलंब है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्या है, अभिलंब है, या मैं कहूं तो ये एक प्रकाश की किरण है, ये एक प्रकाश की किरण है। तो अपवर्तन तो नहीं हुआ, तो किरण गई ही नहीं, अंदर तो जाएगी नहीं। तो प्रकाश आपतित एवं माध्यम की सतह के बीच बनने वाला कोण कितना है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब परिवर्तन हुआ ही नहीं
तो आप कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। या मैं कहूँ तो कि ये सीधी निकल जाएगी इस तरह से, ये सीधी निकल जाएगी तो 90 डिग्री के एंगल पर जाएगी, बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण या तरंग, प्रकाश तरंग, तरंग कह सकते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये आपको मुझे कितने प्रकार की होती है ये कमेंट करके बताना है। प्रकार की होती है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको पता होगा वो उपकरण है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। और हाइग्रोमीटर क्या मापता है, हाइड्रोमीटर मापता है द्रवों का घनत्व, ये मापता है द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व मापता है। और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी बहुत सारे हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मापता है, ये मापता है वोल्टेज, ये मापता है वोल्टेज, जिसे हम बोलते हैं विभव या विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है तो आप याद कैसे रखेंगे, आवेश के ऊपर किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है, आवेश के ऊपर किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। ओम मीटर क्या मापता है, ओम मीटर मापता है प्रतिरोध, ओम मीटर मापता है प्रतिरोध। और गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ये कहता है किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है बशर्ते उसका तापमान समान रहे। अब आपको पता होगा जब तापमान, यह नियम किसका है, अब यह नियम किसका होगा, ये नियम है दोस्तों ओम का नियम। ये किसका नियम है, ओम का नियम, का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब आपने चेक किया होगा ओम ने ये नियम कब दिया था, 1928 में, 1928 में ये नियम दिया गया था। तो V बराबर आई आर होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि V समानुपाती होता है I के और V समानुपाती होता है R के, और I व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/R, 1/R के। आपको ये तीनों रिजल्ट दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी वो न्यूमेरिकल भी बनता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी पेपर में आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सवाल में कहा है धारा, धारा के समानुपाती है, बिल्कुल समानुपाती है, तो किसका नियम होगा, ओम का नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जी, बिल्कुल ओम का नियम होगा। अगर मैं बात करूं कि पास्कल का नियम क्या होता है, पास्कल का नियम होता है कि प्रेशर समानुपाती होता है किसके, वो प्रेशर समानुपाती होता है आयतन के, प्रेशर समानुपाती होता है आयतन की, सॉरी समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर आयतन के। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम मैंने आपको अभी बताया है, चार्ल्स का नियम बराबर होता है V समानुपाती होता है T के, अभी बताया है। बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, पास्कल का नहीं है, ये नियम पास्कल का नहीं है, पास्कल का नियम नहीं है, ये है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/आयतन के। और बॉयल का नियम क्या कहता है, सॉरी 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 सॉरी, ये बॉयल का नियम, V व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/P के, ठीक है, उल्टा भी ऐसे ही होगा। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम मैंने आपको अभी बताया है कि V समानुपाती होता है T के, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कायिक प्रवर्धन के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पौधा कौन सा है। कायिक प्रवर्धन के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पौधा। कायिक पहले तो हमें पता होना चाहिए सिंपल भाषा में कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन आपको पता होगा दोस्तों, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जिन पौधों को हम कलम काटकर लगा देते हैं, कलम से उगने वाले पौधे, कलम से उगने वाले पौधे, उगने वाले पौधे, उन्हें हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो गुलाब उग जाता है, बिल्कुल ये आंसर नहीं है। केला भी उग जाता है काटने से, नारंगी भी, लेकिन पपीता अगर हम काट कर लगा दे तो पपीता कभी नहीं उगेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कुछ इनका हमें मिलान करना है। अगर हमें एक भी इसमें पता चल जाए कि क्या होगा, जैसे इसमें कहा है ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा मापी जाती है मोल में, पदार्थ की मात्रा मापी जाती है मोल में। तो बी का मुझे 3 चाहिए, बी का 2 है, बी का 4 है, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं, ज्योति तीव्रता मापते हैं कैंडेला, ज्योति तीव्रता मापते हैं कैंडेला। तो ए का 4 चाहिए, तो ए का यहाँ पर तो 2 है, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ए का 4 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं हम, ज्योति तीव्रता मापते हैं कैंडेला में। अब मैं आपको कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने कहा आप सभी ने याद किए होंगे मूल मात्रक, आप सभी ने मूल मात्रक तो याद किए होंगे, मूल मात्रक याद किए होंगे। इनकी संख्या होती है 7, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जब इनकी संख्या 7 है दोस्तों, तो आपने इन्हें याद करने के लिए पहले इसका आंसर लगाते हैं, इसका आंसर होगा फर्स्ट मूल मात्रक। अब इन्हें याद करा होगा लंबाई, लेकिन मैं आपको एक ही वो बताता हूँ, MLTA, केल्विन मोल कैंडेला, केल्विन मोल कैंडेला। बस आपको ये याद रखना है, M मास, L लेंथ, T टाइम, A एम्पियर, K केल्विन जिसे हम बोलते हैं ताप, केल्विन, मोल पदार्थ की मात्रा, कैंडेला ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। आपको दोस्तों अगर आप इसे 1 या 2 बार पढ़ लेते हो, आपके सभी मात्रक याद हो जाएंगे, MLTA केल्विन मोल कैंडेला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बकमिंस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इसमें होती है दोस्तों, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 60, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 60, क्योंकि बकमिंस्टर फुलरीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C60। C60 को बक्की बोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बक्की बोल, बक्की बोल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना पोल के आकार की होती, पोल के आकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं कहूँ C60 बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं, बक्की बोल कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसका 1-2 नाम और भी है दोस्तों। हाँ, बकमिंस्टर फुलरीन, ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, बकमिंस्टर फुलरीन तो लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी वाले अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बनाई गई छवि
की दूरी का पता लगाए, बनाई गई छवि की दूरी का पता लगाए। तो आपको पता होगा दोस्तों, बात करता है अवतल दर्पण की। जब भी अवतल दर्पण की बात करेगा तो अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। जब उल्टे बनेंगे तो निगेटिव में मान आएगा, तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मान हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो निगेटिव हो सकता है दोनों के दोनों। ठीक है। अब हमने कहा जब निगेटिव आने वाला है तो यहाँ पर f का मान हमें पता होना चाहिए कि फोकस दूरी भी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी निगेटिव होती है, फोकस दूरी भी क्या होती है, निगेटिव। तो f का मान कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। और वस्तु v बराबर कितनी होगी, 15, v का मान कितना होगा, 15। तो u का, वो सॉरी u, ये है u, तो v हमसे पूछा है क्या होगा। हमें पता है कि दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u आप 1/f, तो हम लेंगे 1/-10 बराबर 1/u या 1/v, ये v है, सॉरी ये v है, ये u है। तो 1/v तो हमें फाइंड करना है, प्लस 1/v, u कितना है, 1/u है आपका 15। 15 को आप इधर ले जाइए तो कितना होगा, ये माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो हम निकाल सकते हैं, तो कितना होगा 10। एक सेकेंड दोस्तों, 1/-10 माइनस 1/15 बराबर किसके, 1/v के, बटा v के। तो हम निकाल सकते हैं, तो माइनस माइनस, सॉरी, वस्तु भी दर्पण के सामने है तो वस्तु को भी हमें क्या लेना होगा, -1/15। इसे इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, तो हम लेते हैं एलसीएम आया 30, एलसीएम 30 आया तो 10 दिया 30 माइनस 15 दूनी 30, तो कितना होगा 1/30, वो भी कितना, निगेटिव के अंदर। तो बी का मान कितना आएगा, -30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कार्बन का निम्न में से कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो कार्बन का वो कौन सा है, हीरा। आप सभी को पता होगा हीरा। मैंने अभी बताया फुलरीन को हम क्या कहते हैं, C60 कहते हैं। कार्बन का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाता है, अपवर्तनांक पूछा जाता है, अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ठीक है। आइस, शुष्क बर्फ और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता होगा, ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट से बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं, कार्बन का बना हुआ कृत्रिम रेशा कहते हैं, कार्बन का बना हुआ कृत्रिम रेशा कहते हैं, या कार्बन का, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संचारी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संचारी का मतलब है कम्युनिकेट, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे के बोलने चालने से फैलते हैं, हमें वो देखने हैं। तो टाइफाइड, स्वाइन फ्लू वायरस से फैलता है तो बोलने से मलेरिया भी फैलता है, पोलियो भी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं कि कौन सा किस वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है अंतः श्वसन के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है। तो वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है, आपको पता होगा, जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, हमारे नाक से। तो भाई नासिका से जाएगा, ना कि नासा मार्ग से। डायरेक्ट नासा मार्ग में नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा नासिका में। तो इसमें भी नहीं पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा नासिका में, सॉरी वो जाएगा नासिका के अंदर। और जब नासिका के अंदर जाएगा, नासिका दो ऑप्शन में है, नासिका के बाद वो जाएगा कहाँ पर, कृष्णिक।
ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी, ग्रसनी में जाना चाहिए तो ग्रसनी में जाना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंक्स ट्रैकिया। उसके बाद ग्रसनी में जाएगा तो यहाँ पर स्वर यंत्र लिखा हुआ है। मैं अभी आपको इसे इंग्लिश में भी समझाता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या होगा। अब इंग्लिश में क्या होगा, एक सेकंड देंगे। जी, आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। एन एन पी एल एन पी एल एन पी एल टी ए एन पी एल टी ए एन पी एल टी ए आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है ए यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरता है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा। तो आपको पता होगा जब पाठ्यांक तेजी से गिरेगा तो भयंकर तूफान आने की संभावना होती है, भयंकर तूफान आने की संभावना होती है। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बैरोमीटर का उच्चतम उच्चतम पाठ्यांक कितना होता, पाठ्यांक कितना होता होता है, ये आपको बताना है। तो पाठ्यांक होता है दोस्तों, वो होता है 30.20 30.20 HG। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपके 25 में से 25 नंबर ना ले आए तो आप मुझे कहना दोस्तों कि आप 25 में से 25 स्कोर करने लगोगे। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली एक मॉक आपको मिलेगा, वो भी 25 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।